नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जागृति मालविया। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख गतिविधियों पर। आइए रुख करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। शाही सवारी को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय हुए तय। परिवर्तित मार्ग से ही निकाली जाएगी सवारी। साथ ही दर्शनार्थियों का प्रवेश 50% क्षमता से किया जाएगा। होटल हिल्टन टावर में युवक युवती मिले संदिग्ध अवस्था में। लव जिहाद का आया मामला सामने। युवती की शिकायत पर पुलिस ने किया प्रकरण दर्ज। चिमनगंज अनाज मंडी में चुनाव के बाद आया मामला सामने। कर्मचारियों द्वारा छोटे व्यापारियों का शोषण किया जा रहा है। वहीं इस मामले में चुनाव के बाद नवीन कार्यकारिणी ने साधी चुप्पी। एडीजी ने संभाग के आला अधिकारियों के लिए बैठक। महिला संबंधित अपराधों पर अंकुश लगाने के दिए सख्त निर्देश। इस बैठक में जोन के डीआईजी और 7 पुलिस अधीक्षक मुख्य रूप से है शामिल। बछबारस पर महिलाओं ने गाय और बछड़ी की पूजा अर्चना। बच्चों की लंबी उम्र के साथ करी सुख समृद्धि की कामना। प्रवेश बंद के बावजूद भी गोपाल मंदिर में हुआ मटकी फोड़ का आयोजन। मंदिर परिसर के बाहर फोड़ी गई मटकी। भारी मात्रा में पहुंचे श्रद्धालु। सबसे विश्वसनीय प्राधिकरण की धोखाधड़ी से ठगाए 120 परिवार। 15 साल बाद भी खाली हाथ। उज्जैन विकास प्राधिकरण का कारनामा। प्राधिकरण की लापरवाही की वजह से वर्षों से अपने घर की आस में आज भी राहत देख रहे हैं लोग। वो भी तब जबकि विकास प्राधिकरण में कैबिनेट मंत्री मोहन यादव अध्यक्ष और सांसद अनिल फिरोजिया उस वक्त उपाध्यक्ष रहते हुए शिप्रा विहार कॉलोनी के 120 परिवारों को प्लाट आवंटित हुए थे। 15 वर्ष बीत जाने के बाद परिवारों को प्लाट आवंटित कर दिए गए, लेकिन आज तक कब्जा नहीं मिल सका। आज कई परिवार किराए के मकान में रहकर अपना जीवन बिताने पर मजबूर हैं। दरअसल 2006 में उज्जैन विकास प्राधिकरण ने देवास रोड पर मध्यम वर्गीय परिवार को सपने दिखाकर शिप्रा विहार कॉलोनी में प्लाट की विज्ञप्ति निकाली थी, जिसमें लॉटरी सिस्टम से 120 परिवारों को प्लाट देने तय हुआ था। सभी परिवारों ने समय समय पर विकास प्राधिकरण की किस्तें जमा की और जब कुछ लोगों ने प्राधिकरण में राशि जमा करवाने के बाद रजिस्ट्री भी करवा ली, लेकिन जब लोग खरीदे गए प्लाट पर कब्जा लेने पहुंचे तो पता चला कि जिस जमीन पर अपने आशियाने के सपने दिखाकर प्राधिकरण ने प्लाट बेचे थे, वो जमीन तो वक्फ बोर्ड के पास है और वक्फ बोर्ड जमीन पर किसी को भी कब्जा नहीं करने दे रहा है। अब 120 परिवार अपने घर की राह आज भी देख रहा है। अब हालात यह है कि जो जमीन भूखंड के लिए दी गई थी, उस पर अब लोगों ने कब्रिस्तान बना दिया है। उज्जैन विकास प्राधिकरण ने सन 2006 में देवास रोड स्थित शिप्रा विहार कॉलोनी के लिए भू अर्जन कर 300 प्लाट काटे थे। कॉलोनी का विकास कर प्राधिकरण ने बकायदा विज्ञप्ति निकाली और लॉटरी के माध्यम से प्लाट आवंटित किए। इस दौरान उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष मोहन यादव, मौजूदा कैबिनेट मंत्री और उपाध्यक्ष अनिल फिरोजिया मौजूदा सांसद थे। 300 प्लाट में से 127 परिवारों को प्लाट पर कब्जा और रजिस्ट्री करा दी गई, लेकिन शिप्रा विहार कॉलोनी के कब्रिस्तान के पास ही लगी जमीन पर काटे गए प्लाट पर कब्जा लेने गए विक्रम विश्वविद्यालय में काम करने वाले श्री श्रीवास्तव ने प्लाट की रजिस्ट्री करवाकर अपने प्लाट पर कब्जा लेने पहुंचे तो कब्जा नहीं मिल पाया और कुछ लोगों ने आपत्ति लेते हुए उक्त जमीन को वक्फ की जमीन बताते हुए विवाद करने लगे थे। इसके बाद करीब 120 परिवारों के प्लाट आधार में लटक गए हैं। उज्जैन में एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में काम करने वाले प्रकाश असरानी ने उज्जैन विकास प्राधिकरण से इस कारण प्लाट लिया था कि ताकि कोई धोखाधड़ी नहीं होगी। इस कारण 15 साल पहले पाई जोड़कर शिप्रा विहार में प्लाट के लिए इंस्टॉलमेंट में राशि जमा की ताकि अपना खुद का एक घर हो जाए, लेकिन बीते वर्षों में प्लाट की कीमत से अधिक राशि तो किराए के मकान के लिए खर्च कर चुके हैं। प्रकाश की पत्नी, 2 बच्चे सहित माता पिता बीते कई वर्षों से किराए के घर में रहने को मजबूर हैं और अब प्राधिकरण के चक्कर काटते काटते वे थक चुके हैं। अब प्राधिकरण और निजी नई कॉलोनियों के प्लाट के भाव आसमान पर है और ऐसे में असरानी परिवार के लिए शहर में नया भूखंड खरीदना सपने के समान है। सर, प्राधिकरण की भूमि पर कब्रिस्तान बनाने का मामला सामने आया है, क्या है पूरा मामला, क्या है इनकी परेशानी? देखिए, एक शिप्रा विहार स्कीम है, वहाँ पर
एक वक्फ की कोई प्रॉपर्टी थी कब्रिस्तान की, तो कब्रिस्तान को छोड़कर हम लोगों ने वहाँ पर अपनी एक स्कीम डेवलप की थी। बाद में डेवलप करने के बाद में हमने प्लॉट भी जो हमारे हितग्राही उनको आवंटित किए थे, कब्जा भी उनको दिया हुआ है लीगल तौर पर। बाद में 2012-13 में जो वक्फ बोर्ड है उनके द्वारा कुछ इसमें एंट्री कर दी गई है वक्फ की संपत्तियों के रूप में। लीगल इशू उसमें आया है, इसलिए हम लोग अभी कोर्ट में गए थे, हाई कोर्ट भी गए थे, वक्फ बोर्ड में गए थे। अभी वक्फ का जो ट्रिब्यूनल है भोपाल में, उनके यहाँ पर ये केस चल रहा है और मुझे उम्मीद है कि जल्दी इसका फैसला वहाँ पर हो जाएगा। लीगल तौर पर ये सारी ज़मीन जो है हमको भू अर्जन के माध्यम से कलेक्टर के द्वारा दी गई थी, उसी के आधार पर इसको विकसित करके जो हमारे आवंटित लोग हैं हितग्राही उनको हमने आवंटित किया था और वो एक तरीके से उनका लीगल पूरा स्टेटस वहाँ पर है। चूँकि अब वक्फ बोर्ड में है तो मुझे उम्मीद है कि सितंबर में अक्टूबर में उसका निर्णय हो जाएगा, उसके बाद में हम कार्रवाई करेंगे। क्या आश्वासन दिया है इसमें जो परेशान है? देखिए, चूँकि मामला अभी वक्फ बोर्ड में है, ट्रिब्यूनल में है, लीगल इशू है, तो उस चीज़ को देखते हुए हमने यही कहा है कि वक्फ बोर्ड में इसका निराकरण जल्दी हो जाएगा और जो भी निर्णय होगा उसके बाद में आगामी विधिक कार्रवाई इसमें होंगी। उज्जैन विकास की जमीन पर प्लाट और घर बनाने के लिए उज्जैन शहर में होड़ लगी रहती है। प्राधिकरण के प्लाट की जब भी बिक्री होती है तब प्लाट से 4 गुना अधिक खरीदार होते हैं। इसी कारण प्राधिकरण को लॉटरी सिस्टम से प्लाट और मकानों का आवंटन करना पड़ता है। उज्जैन विकास प्राधिकरण ने शिप्रा विहार कॉलोनी की जमीन का अधिग्रहण करके 2006 में 300 प्लाट काटे, जिसमें से 120 प्लाट पर जब आवेदन रजिस्ट्री करवाकर कब्जा लेने पहुंचे तो उन्हें वक्फ बोर्ड के लोगों ने विवाद करके भगा दिया। इधर उज्जैन कलेक्टर ने इस पूरे मामले पर जल्द ही सभी प्लाट धारकों को कब्जा दिलाने की बात कही है। सन 2006 में विकास प्राधिकरण ने पेपर में विज्ञप्ति दी थी प्लॉट के लिए, तो शिप्रा विहार के उसके लिए हमने 20 सेक्टर में प्लॉट बुक किए थे। 2006 से लेके उन्होंने 2014 तक हमसे किस्तें जमा कराई, जो कि हमने सारी किस्तें जमा कर दी हम लोगों ने। उसके बाद उन्होंने उस प्लॉट की रजिस्ट्री भी कर दी, हमने नगर निगम से नामांतरण भी करवा लिया और कब्जा लेटर भी हमारे पास है। लेकिन जब हम वहाँ जाते हैं तो वक्फ बोर्ड वाले आके बोलते हैं कि हम आपको मकान बनाने नहीं देंगे, क्योंकि हमारा कब्रिस्तान का एरिया है। तो कब्रिस्तान का एरिया उन्होंने सन 1993-94 में शायद घोषित किया था, जब से कुछ डिस्प्यूट चल रहा था। उस जमीन के ऊपर प्राधिकरण ने कैसे प्लॉट काट दिए, आज एक प्राइवेट कंपनी भी नहीं कर सकता कोई ऐसा काम। सिंपल धोखाधड़ी का मामला है और हमारा प्राधिकरण से ये कहना है कि हमको किसी अन्य स्थान पे वो प्लॉट दे, क्योंकि प्राधिकरण वो केस नहीं जीत सकता, हमारा ऐसा मानना है। और ट्रिब्यूनल में, हाई कोर्ट में प्राधिकरण हार चुका है और अब ट्रिब्यूनल में गया है और ट्रिब्यूनल में नहीं जीत सकता, हमको ऐसा लगता है। हमको उनके डिस्प्यूट से क्या करना, कुछ मतलब नहीं। हमको हमारा प्लॉट चाहिए, वो लड़ते रहे, प्राधिकरण के अपना केस लड़ता रहे जिंदगी भर। हमको क्या मतलब, हमको आज 25 साल 15 साल हो गए, प्लॉट नहीं मिला, हम कब लोन लेंगे, कब मकान बनाएंगे। हमारा कहना है प्राधिकरण से कि हमको दूसरे स्थान पर प्लॉट दे। 150 परिवार है, 150-200 परिवार है उसमें और सभी पीड़ित हैं। मतलब हम 7 साल तो रजिस्ट्री कराए हुए हो गए और प्राधिकरण का पूरा पैसा पहुंच चुका है। वो लोग कह रहे हैं कि हम केस लड़ रहे हैं, हाई कोर्ट से हार गए, अब ट्रिब्यूनल में गए। अरे ट्रिब्यूनल में गए, पेमेंट का तो वो बोल रहे हैं, पर हम पेमेंट लेने के तैयार नहीं। हमको ब्याज थोड़ी कमाना है, हमने भूखंड के लिए पैसा दिया। हम तो ब्याज कमाना होता, हम बैंक में पैसा लगाते हैं, हम म्यूचुअल फंड में लगाते हैं, हम शेयर मार्केट में लगाते हैं। हमको जमीन लेनी है भैया, मकान बनाना है। प्राधिकरण का मकान बनाने का देना है कि ब्याज कमा के देना लोगों को। हमको प्लाट के बदले प्लाट चाहिए, हमारा कहना ये है। आपका नाम? सुधीर कुमार रावल। बाबा महाकाल की शाही सवारी की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन एवं उच्च शिक्षा मंत्री ने बैठक रखी। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में सर्किट हाउस में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ श्री महाकालेश्वर भगवान की शाही सवारी के संबंध में चर्चा की गई। बैठक में सांसद अनिल फिरोजिया वर्चुअल रूप से उपस्थित रहे। इनके अतिरिक्त विधायक पारस जैन, कलेक्टर आशीष सिंह, पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल, नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल, एडीएम एवं मंदिर प्रबंध समिति प्रशासक नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी, अपर कलेक्टर एवं यूडीए सीईओ एसएस रावत, अपर कलेक्टर जितेंद्र सिंह चौहान, विवेक जोशी उपस्थित थे। चर्चा के दौरान निर्णय लिया गया कि श्री महाकालेश्वर की शाही सवारी वर्तमान में निकाली गई सवारियों के ही अनुसार परिवर्तित मार्ग से निकाली जाएगी। पुजारी एवं कहारों के माध्यम से सवारी भव्यता से निकाली जाएगी। कोविड प्रोटोकॉल के कारण आमजन सवारी में नहीं रह सकेंगे। सवारी में पुलिस बैंड अपनी सेवा देगा। अगले सप्ताह से भस्म आरती में दर्शनार्थियों को क्षमता का 50% प्रवेश दिया जाएगा। मंत्री मोहन यादव ने बताया कि बैठक में निर्णय लिया गया कि भस्म आरती में दर्शनार्थियों का गर्भगृह एवं नंदी हॉल में प्रवेश प्रतिबंध रहेगा। भस्म आरती में प्रवेश ऑनलाइन बुकिंग से ही रहेगा। सवारी के लिए निर्णय ये लिया गया कि जो शाही सवारी अभी हमारी जो
पुरानी जो गरिमा के साथ निकलती थी, पुलिस बैंड रहेंगे सारे, अभी तक के जो उनके मुखौटे और जो पीछे के रथ वगैरह वो निकलेंगे। लेकिन मार्ग का जो अभी जो निर्णय किया है वो कोविड के जिस ढंग से केस आ रहे हैं, इसलिए उस दिन सोमवती अमावस्या हो गई तो 2 त्यौहार हो गए, तो ये रिस्क ना उठाते हुए अभी उसका मार्ग वही रखेंगे। लेकिन भगवान की जो हमारी परंपराएं हैं, जिस आधार पर वो निकलती थी, उस व्यवस्था के आधार पर हमने वो सब प्रबंधन करने का प्रशासन को निर्णय दिया है। हम सबका सौभाग्य, बाबा महाकाल की भस्म आरती लगभग 2 वर्ष से बंद थी, लेकिन आज हमने जिला प्रशासन के साथ में बैठक की और बैठक में निर्णय किया, हमारे साथ माननीय वरिष्ठ विधायक पारस जैन साहब, नगर जिला अध्यक्ष, सभी जिला के प्रशासनिक अधिकारी, हम सब ने निर्णय किया कि हमारे बीच में पूरे देश के माहौल के आधार पर अगर निर्णय लें तो अब हमको धीरे धीरे, जब स्कूल भी खुल गए तो अब भस्म आरती के लिए दर्शन भी खोलना चाहिए। और यही कारण है कि अभी हमने अपनी आज 1 सप्ताह के अंदर भस्म आरती पुनः प्रारंभ करने का निर्णय लिया। बाबा महाकाल की भस्म आरती में जो दिन में दर्शन चल रहे थे, अब उसके बजाय भस्म आरती की पूर्व बुकिंग के आधार पर निर्धारित, अभी कोविड के कारण से 50% संख्या के आधार पर हम ये दर्शन व्यवस्था प्रारंभ कर रहे हैं। बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रोटोकॉल व्यवस्था से दर्शन करने वाले प्रत्येक दर्शनार्थियों को 100 रुपए की रसीद कटवानी होगी। आने वाले समय में प्रोटोकॉल व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जाएगा। विभिन्न धार्मिक पर्व मनाने के लिए पूर्व की भांति कोविड-19 गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। सभी प्रकार के धार्मिक चल समारोह, जुलूस, रैली इत्यादि प्रतिबंध रहेंगे। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक समारोह का आयोजन नहीं होगा। इस तरह के आयोजन केवल धार्मिक स्थानों परिसर के अंदर किए जा सकेंगे। कोविड के कारण 16 मार्च 2020 से कोविड प्रोटोकॉल के कारण हम लोगों ने प्रतिबंधित कर रखी थी। आज की समिति की बैठक में भस्म आरती को पुनः प्रारंभ करने, आमजन के लिए प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। इस व्यवस्था में जो दर्शनार्थी हैं वो केवल गणेश मंडपम और कार्तिकेय मंडपम में ही कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सम्मिलित हो सकेंगे। इसमें मंदिर समिति कोविड प्रोटोकॉल का और तदनुसार संख्या का पालन कराएगी। जहाँ तक प्रश्न गर्भगृह का है या नंदी हाल का है, तो चूँकि वो कंजस्टेड स्थान है, ऐसी स्थिति में वहाँ किसी भी आम श्रद्धालुओं का जाना प्रतिबंधित रहेगा। शाही सवारी को लेकर जिला कलेक्टर आशीष सिंह ने आला अधिकारियों की बैठक ली। यहां कलेक्टर ने शाही सवारी में व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। समिति में निर्णय लिया गया है कि 11 सितंबर से भस्म आरती पुनः चालू करी जाएगी और शुरुआत में केवल 1000 लोगों के साथ में भस्म आरती शुरू की जाएगी, क्योंकि लगभग 2000 का हमारे पास में वहाँ पर स्कोप है बैठाने का, जिसमें 50% का ही अभी हम लोगों को यूज़ करना है कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए। और इसमें से कुछ व्यवस्था जो है ऑनलाइन की रहेगी और ऑफलाइन के लिए हम लोग केवल 150 की व्यवस्था रख रहे हैं और उसके लिए पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ऑफलाइन में लिया जा सकता है उसकी रसीद। बाकी पूरी व्यवस्था जो है ऑनलाइन या जो कुछ पुजारी पुरोहित या प्रोटोकॉल वाला मामला होता है उसके तहत रहेगी। ऑनलाइन जो व्यवस्था है हमारी, उसमें पारदर्शिता रहे, उसमें जो शिकायतें आती है वो ना आए, इसके लिए आगामी 7 तारीख को सुबह 10 बजे पोर्टल ओपन किया जाएगा और भस्म आरती की बुकिंग ऑनलाइन चालू होगी और पूरे 1 महीने की बुकिंग हम लोग खोलेंगे। आगे फिर एक दिन की बुकिंग जो है वो 1 महीने की खुलती रहेगी, जिससे कि पूरी पारदर्शिता रहे और जो बाहर के लोग हैं उनको भी अगर बुकिंग करानी है, आगे की प्लानिंग करनी है, वो लोग भी कर लें, क्योंकि कई सारी इस प्रकार की शिकायतें आती हैं कि बुकिंग कुछ लोग करा लेते हैं, बाद में उसमें खरीद बिक्री का काम करते हैं। इसलिए पूरी पारदर्शिता रखते हुए पहले से ही हम लोग अनाउंस कर रहे हैं कि 7 तारीख की सुबह 10 बजे से हम लोग बुकिंग चालू करेंगे, पूरे 1 महीने की बुकिंग चालू करेंगे और 11 तारीख से भस्म आरती प्रारंभ होगी। उज्जैन में नाम बदलकर युवती से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। शाहनवाज ने अजय शर्मा नाम बताकर होटल में रूम बुक किया था। वहीं युवती ने दुष्कर्म की शिकायत दर्ज करवाई है। उज्जैन शहर के बीचों बीच स्थित होटल हिल्टन टावर में एक युवक ने कमरा बुक कराया और अपने साथ युवती को ले जाकर दुष्कर्म किया। मामले की जानकारी जब हिंदू संगठनों को लगी तो वे मौके पर पहुंचे। सभी ने कमरे में जाकर युवती को छुड़ाया। पकड़े गए युवक से जब नाम पूछा तो पहले तो उसने अजय शर्मा बताया, फिर उसके पास से मिले पहचान पत्र के आधार पर खुलासा हुआ कि उसका असली नाम शाहनवाज है। पुलिस ने युवती की शिकायत पर धारा 376 के तहत केस
दर्ज कर लिया है। इधर पुलिस ने कहा है कि बिना पहचान पत्र दिखाए होटल में कमरा बुक कराने के मामले में होटल हिल्टन के संचालक पर भी कार्रवाई करेंगे। घटना गुरुवार देर रात की है। बजरंग दल के जिला संयोजक अंकित चौबे, महेश कुमावत, रवि यादव सहित करीब 1 दर्जन कार्यकर्ताओं ने नीलगंगा थाना पुलिस को पूरे मामले की सूचना दी। तब नीलगंगा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक युवती को हिरासत में लिया। युवती का मेडिकल परीक्षण भी कराया गया है। पकड़े जाने के बाद युवक ने अपना नाम अजय शर्मा बताया। जब पुलिस ने उसकी तलाशी ली तो उसके पास मिले आधार कार्ड में उसका नाम शाहनवाज लिखा था। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने बताया कि होटल संचालक ने आधार व पहचान पत्र देखे बिना युवक को कमरा दे दिया। पुलिस इस मामले में संचालक पर भी कार्रवाई करने की तैयारी में है। युवती देवास की रहने वाली है। वह उज्जैन में अपने रिश्तेदार के यहाँ रहती है। नीलगंगा थाना प्रभारी तरुण कुरील ने बताया कि युवती की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। वीडियोग्राफी कर बयान दर्ज कराए जा रहे हैं। मामले की पड़ताल होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है। तो एक युवक युवती के संबंध में एक सूचना मिली थी कि वो संदिग्ध अवस्था में हिल्टन टावर होटल जो है उसमें ठहरे हुए हैं। हमने जाके उस सूचना की तस्दीक की है तो वहाँ पे एक युवक और युवती मिले हैं और उनको थाने लाया गया है और उक्त सूचना में हमने जो युवती है उससे पूछताछ की है और उसकी रिपोर्ट पे हम कार्रवाई कर रहे हैं। क्या कार्रवाई कर रहे हैं? युवती द्वारा जो बताया गया है कि उसके साथ में उसको पहला फुसला के यहाँ लाया गया है तो उसके अनुसार जो उस युवती की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार हम वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। सर, युवक ने क्या नाम बताया था उस समय होटल में जब वो पकड़ाया था? कोई अजय नाम बताया था जबकि युवक हिंदू मुस्लिम बताया जा रहा है। हाँ, जो अभी हमने उधर होटल का रजिस्टर चेक किया था उसमें उस लड़के का नाम अजय शर्मा लिखा हुआ था और फिर बाद में तस्दीक की गई तो उसका नाम कुछ और निकला है। हमें जो सूचना मिली थी उसके अनुसार हमारे द्वारा कार्रवाई की गई है और जो भी फैक्ट्स आए हैं उस कार्रवाई के अंतर्गत हम उसके अनुसार वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। लड़के के मोबाइल से अलग अलग लड़कियों के फोटोग्राफ्स वीडियोग्राफ्स भी मिले हैं और उनको भी ब्लैकमेल किया जा रहा था। नहीं, ऐसा अभी हमारे कोई तथ्य नहीं आया हमारे सामने। अभी हम उसकी भी तस्दीक कर लेंगे। मोबाइल भी जब्त किया है। चिमनगंज अनाज मंडी में कर्मचारियों द्वारा छोटे व्यापारियों का शोषण किया जा रहा है। वहीं चुनाव के बाद नई कार्यकारिणी इस मामले में मौन है। चुनाव के समय मंडी के व्यापारियों द्वारा यह सोचकर वोट दिया जाता है कि चुने हुए पदाधिकारी उनका शासन करेंगे, मगर इसके बाद भी छोटे व्यापारियों का शोषण हो रहा है। ताजा मामला मंडी बोर्ड के मंडी निरीक्षक ने 50 ग्राम कम तुलाई बताते हुए व्यापारी का तोल काटा जब्त कर लिया। यह बताया गया कि व्यापारी के द्वारा अनाज तुलाई में 50 से 100 ग्राम अनाज की चोरी की जा रही है, जिससे सभी व्यापारी आक्रोशित हो गए हैं। मंडी के नए अध्यक्ष को शिकायत करने के बाद भी नई कार्यकारिणी ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए। कृषि उपज मंडी में कुछ दिन पूर्व ही चुनाव होने के बाद नई कार्यकारिणी गठित हुई है। नई कार्यकारिणी बनने के बाद ही मंडी के व्यापारी राकेश जैन के खिलाफ चोरी का आरोप लगाकर तोल काटा जब्त करने की कार्रवाई की है। बताया गया कि शीतल एंटरप्राइजेस द्वारा किसान के अनाज तुलाई में 50 से 100 ग्राम कम माल मिला था, जिस पर मंडी निरीक्षक ने कार्रवाई करते हुए काटा जब्त कर लिया। मंडी बोर्ड प्रशासन की कार्रवाई को लेकर व्यापारी ने व्यापारी एसोसिएशन के पदाधिकारियों को भी सूचित किया था। हालांकि मंडी बोर्ड ने व्यापारी को काटा वापस कर दिया है। वह व्यापारी का कहना है कि 50 ग्राम का अंतर हर तोल काटे में आता है, यह हर व्यापारी जानता है। इसके बावजूद भी दबाव बनाया जा रहा है। ये आए थे अधिकारी, तो मेरे यहाँ मात्र 50-100 ग्राम का कांटे में फ़र्क बता दिया था और वो 50 ग्राम के चक्कर में मेरे यहाँ कांटा उठा के ले गए, जब्ती कर गए और मेरा केस बनाया क्या। और बाद में मेरे को बोले तुम्हारे को हम ये करके छोड़ रहे हैं कि भाई अगली बार से आपके यहाँ 50 ग्राम या 100 ग्राम का अंतर नहीं आना चाहिए। और 50 ग्राम का अंतर हर कांटे में वेरिफिकेशन में आता है। एक कांटे से दूसरे कांटे में कहीं भी तोलो 50 से 100 ग्राम का अंतर आता है। ये हर व्यक्ति और हर व्यापारी जानता है, हर कांटे में थोड़ा थोड़ा अंतर आता है क्या। और इसके बावजूद भी हम पे दबाव बनाया जा रहा है कि भाई आपके यहाँ 50 ग्राम का भी अंतर आएगा, 100 ग्राम का भी अंतर आएगा तो हम केस बनाएंगे, आपका लाइसेंस निरस्त कर देंगे और ये कर देंगे। मैंने इसकी शिकायत व्यापारी एसोसिएशन में भी करी है और उन्होंने व्यापारी एसोसिएशन ने भी बोला है कि नहीं, अगर ये इस तरह का काम करते हैं तो हम मंडी के कर्मचारियों के खिलाफ और इनके खिलाफ
एक्शन लेंगे बरोबर। कृषि उपज मंडी में व्यापारी के साथ हुए घटनाक्रम की जानकारी लगने पर व्यापारी एसोसिएशन के सदस्य निमेश अग्रवाल ने कहा कि हमने मंडी प्रशासन से बाट लेकर चेक करवाने की बात कही थी, लेकिन मंडी के अधिकारी इतने अधिक पावर में थे कि उन्होंने एक नहीं सुनी और व्यापारी का कांटा लेकर चले गए, जिससे व्यापारी की इज्जत मार्केट में खराब हुई है, जिसके कारण व्यापारी को जलील होना पड़ा। मंडी प्रशासन से कहना है कि जो चोरी कर रहा है उस पर कार्रवाई करे, निर्दोष व्यापारियों पर जबरन दबाव न बनाए। अगर मंडी प्रशासन नहीं मानेगा तो मंत्री मोहन यादव और कृषि मंत्री कमल पटेल से मंडी के कर्मचारी की शिकायत की जाएगी। उससे व्यापारी का राकेश जैन का कि भैया कुछ यहाँ पे 50 ग्राम और कुछ 100 ग्राम का मेरे कांटे से कांटे में अंतर आ रहा है। तो मैंने उनको कहा था कि भैया आप बाट लेके और तुलवा के उनसे चेक कराएं, पर मंडी की जो अधिकारी थे वो इतने ज़्यादा अपने पावर में थे कि वो व्यापारी की इज्जत का उन्होंने कहीं पर भी वो नहीं किया और वो कांटा लेके चले गए और उसका बहुत ज़्यादा जलील होना पड़ा है। हमारा सिर्फ यही कहना है मंडी प्रशासन से भी कि जो चोर हैं उन पे आप कार्रवाई करें और जो साफ सुथरे व्यापारी हैं उन पे, निर्दोष व्यापारियों पे आप नाजायज कुछ भी दबाव ना बनाएं। अगर ऐसा आप करेंगे तो हमें माननीय मोहन जी यादव साहब और माननीय कृषि मंत्री जी से मिलके इस बारे में सख्त कदम एडीजी ने संभाग के आला अधिकारियों की बैठक लेकर महिला संबंधी अपराधों पर अंकुश लगाने के निर्देश दिए हैं। इस बैठक में जोन के डीआईजी और 7 पुलिस अधीक्षक मुख्य रूप से शामिल हुए। महिला संबंधी अपराधों पर अंकुश लगाने और लगातार उज्जैन संभाग के जिलों में हो रही सांप्रदायिक घटनाओं को देखते हुए उज्जैन रेंज के एडीजी योगेश देशमुख ने रेंज के सभी एसपी और डीआईजी की बैठक बुलाई थी। एडीजी योगेश देशमुख ने बताया कि शासन के निर्देश पर यह बैठक रखी गई है, जिसमें मुख्य रूप से महिला संबंधी अपराध पर अंकुश लगाने और लगातार असामाजिक तत्वों द्वारा जिलों में सांप्रदायिक दंगा भड़काने की घटना को लोगों द्वारा अंजाम दिया गया है, जिसको लेकर मुख्य रूप से सभी पुलिस अधीक्षक को घटना पर अंकुश लगाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। यह बैठक रूटीन प्रक्रिया के चलते ली गई है, जिसमें उज्जैन रेंज के 7 पुलिस अधीक्षक और डीआईजी वहीं एसपी, डीएसपी के अधिकारी मुख्य रूप से मौजूद रहे। क्षेत्र में क्राइम में वृद्धि हुई है, उन सबकी समीक्षा लगातार होती रहती है और सभी एसपीज़ को बड़े स्पष्ट निर्देश हैं, शासन के भी बड़े स्पष्ट निर्देश हैं कि महिला संबंधी अपराध किसी भी स्थिति में तत्काल पुलिस का रिएक्शन होना चाहिए और इसको कैसे अपराध कम हो इसके लिए क्या क्या प्रोएक्टिव पुलिसिंग हो सकती है, सबके निर्देश सभी को दिए गए हैं। इसी तरीके से प्रॉपर्टी ऑफेंसेस, लूटपाट, डकैती, चोरी आदि आदि जो घटनाएं हैं इसमें जनता को राहत कैसे मिले इसके लिए प्राथमिक गश्त और लोगों से पूछताछ, संदिग्धों पे नज़र आदि आदि बातें हैं, ये सभी एसपीज़ को निर्देशित किया गया है। और कहीं पिछले कुछ महीनों में पूरे जोन में कुछ 3-4 बड़ी सेंसेशनल टाइप घटनाएं घटी हैं, उसमें सभी को यही निर्देश हैं सभी एसपीज़ को कि तत्काल रिएक्शन करें, अपना रिस्पांस टाइम बहुत अच्छा होना चाहिए। जो भी हमारी कार्रवाई है, कार्यप्रणाली है, अल्टीमेटली जनता के हित के लिए है और उनकी सुरक्षा की भावना आदि पन पे इस ओर सभी को ध्यान देना है और प्रोएक्टिव पुलिसिंग में करते रहना है। बछबारस पर महिलाओं ने गाय व बछड़े की पूजा कर अपने बच्चों की लंबी उम्र की कामना की। वहीं गोपाल मंदिर पर दही मटकी का आयोजन किया गया। भारत में हिंदू समाज में कई तरह के तीज त्योहार मनाए जाते हैं, जिनका अपना ही एक महत्व है। कई तीज एवं त्योहारों पर हिंदू महिलाएं व्रत एवं उपवास कर परिवार की सुख एवं समृद्धि की कामना करती हैं। हिंदू परंपरा का निर्वाह करते हुए शुक्रवार को पूरे भारत में महिलाओं ने बछबारस का पूजन कर महिलाओं ने अपने बच्चों की लंबी उम्र के साथ ही परिवार के सुख समृद्धि की कामना की। हिंदू मान्यता अनुसार बछबारस गोवत्स द्वादशी के दिन महिलाएं अपने बेटे की सलामी, लंबी उम्र और परिवार की खुशहाली के लिए यह पर्व मनाती हैं। इस दिन घरों में विशेषकर बाजरे की रोटी, जिसे सोगरा भी कहा जाता है, और अंकुरित अनाज की सब्जी बनाई जाती है। इसी परंपरा का निर्वाह करते हुए शहर में भी महिलाओं ने गाय एवं बछड़े की विधि विधान से पूजा की। महिलाओं ने यहाँ बछबारस की कथा का श्रवण किया। चैनल से चर्चा में महिलाओं ने बताया कि इस दिन गाय एवं बछड़े की पूजा का महत्व है। पूजा करवा अपने बच्चों की लंबी उम्र एवं सुख समृद्धि की कामना करती हैं।
केड़े की पूजा की जाती है। आज का यह विधान है कि अपने बच्चों के लिए ये पूजा की जाती है। जैसे गाय अपने बछड़े को दुलार प्यार करती है, उसी तरह मरे हुए बछड़े को उससे जिंदा कर लेती, इसी तरह से आज की माएँ अपने बच्चों के लिए ये पूजा की करते हैं। गाय और बछड़े की पूजा के भोजन है मक्का बाजरा की रोटी खाई जाती है और काटा पीटा नहीं जाता है। आज माँ अपने हाथों से कुछ काटते पीट कर नहीं खाती है और मूंग की दाल नहीं बनती। वहीं गोपाल मंदिर पर इस बार प्रवेश बंद किया गया था, मगर इसके बाद भी भारी भीड़ मटकी फोड़ के आयोजन में पहुंची। मंदिर के द्वार पर होने वाला यह कार्यक्रम इस बार मंदिर परिसर में किया गया। मटकी फोड़ के बाद माखन मिश्री का प्रसाद श्रद्धालुओं को बांटा गया। आज बजबारस से गोपाल मंदिर में कृष्ण भगवान बनके मैंने मटकी फोड़ी है और आज अभी पूजा हो रही है। इसके बाद भगवान सोएंगे और हम सब सखाओं ने मिलकर वक्त हो चला है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हरगोबिंद हेल्थ केयर सेंटर डॉक्टर मनोज कुमार अग्रवाल द्वारा आविष्कारित आयुर्वेदिक दवाएं जैसे शुगर, गठिया, सफेद दाग जैसी बीमारियों का उपचार किया जाता है। शुगर की दवा में अंग्रेजी दवा तथा इंसुलिन पहले दिन से बंद कर दी जाती है। कई पेशेंट्स की शुगर खत्म भी हो जाती है, मगर इसकी कोई गारंटी नहीं ली जाती। शुगर को कंट्रोल में रखती है। शुगर की दवा आजीवन चलती है। शुगर की आयुर्वेदिक दवा में आलू, चावल, खटाई एवं मीठे का परहेज आवश्यक है। शुगर की दवा यूएसए, कनाडा के लैब से टेस्टेड है और देश विदेश में भी भेजी जाती है। इस आयुर्वेदिक दवा का किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं है और मात्र 3 से 4 दिनों में इस आयुर्वेदिक दवा से मरीज को फायदा मिलता है। इसके अलावा किडनी, लीवर, अस्थमा, माइग्रेन, मोटापा, वजन बढ़ना, चेहरे की सुंदरता, बालों का झड़ना, लकवा, सेक्स समस्या, शराब छुड़वाना और साइटिका जैसी बीमारियों का इलाज भी होता है। अगर आप भी ऐसी किसी बीमारी से परेशान हैं तो याद रखिए हमारा पता। हरगोबिंद हेल्थ केयर सेंटर, NZ8 शुभम कॉर्पोरेट, पहली मंजिल सपना संगीता के पास, इंडसइंड बैंक के ऊपर, इंदौर। उच्च शिक्षा मंत्री ने उच्च शिक्षा मंत्रालय के अधीन आने वाले स्कूल और यूनिवर्सिटी कर्मचारियों के निधन पर आश्रितों को 1 माह में अनुकंपा नियुक्ति दिलाने की बात कही। उज्जैन दक्षिण के भाजपा विधायक व प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घोषणा की है कि कॉलेज और विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के अकस्मात निधन होने पर उनके आश्रितों को 1 माह में अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। यह जानकारी उच्च शिक्षा मंत्री ने फ्रीगंज स्थित कार्यालय पर शुक्रवार को दी। दरअसल प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग से संबंधित अनुकंपा के कई मामले ऐसे सामने आए हैं जो वर्षों से लंबित है। इन्हीं मामलों को ध्यान में रखते हुए उच्च शिक्षा मंत्री ने यह निर्णय जारी किया है। इसके साथ ही पेंशन प्रकरण भी जल्द निराकरण करने की बात कही गई है। घटती है और वो हमारे जो कर्मचारी अधिकारी अगर उनका अचानक देहांत होता है तो ऐसे में उस परिवार पे तुरंत अनुकंपा संबंधी जो अधिकार है उनका है उसका निर्णय का परिपालन होना चाहिए। तो हमने निर्णय है कि 1 महीने के अंदर किसी हालत में अनुकंपा नियुक्ति देना चाहिए। कोई प्रकरण पेंडिंग नहीं है। पिछले 1.25 साल से हमने लगातार ये अभियान चलाया हुआ है और इसी प्रकार से पेंशन प्रकरण के निराकरण के लिए भी हमने निर्णय किया है कि किसी भी हालत में पेंशन प्रकरण कोशिश कर रहे हैं कि पेंशन जिस दिन होती है उस दिन तक सारा हिसाब किताब बन जाए ताकि उसको कोई कष्ट नहीं आ पाए। नए कोर्स खोलने का, GER बढ़ाने का ये हम अभियान चला रहे हैं और ये जो सबसे पहले नई शिक्षा नीति हमने लागू की अपने राज्य में और उम्मीद कर रहे हैं कि सकल पंजीयक छात्रों का जो अनुपात है वो भी हम बहुत तेज़ी से बढ़ाने जा रहे हैं। यह थी शहर की प्रमुख गतिविधियां। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।